नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है सीजीपीएससी मेंस के सत्र में। आज का सत्र है ये सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर पूरी तरीके से समर्पित है और इसमें ये वीडियो उनके लिए भी है जो डायलेमा में है कि प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, और उनके लिए है जिनका प्री निकलने का पूरा चांस बन रहा है। मैंने जो ये मान के चल रहे हैं कि उनका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और उनका मेंस होना ही है, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उनके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें मैं दो तरीके से बात करूंगा कि किन विषयों को लेकर के आपको हिंट्रेंसेस आएंगी, बाधाएं आएंगी, और किन विषयों को आप बिना पढ़े या पुराने कंटेंट के आधार पर आप दोबारा रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, हम ट्रेंड पर भी बात करेंगे, बट फिलहाल मेरा जो यहाँ पे टॉपिक है आज का, ये केवल और केवल डिपेंडेंट है पीएससी मेंस की शुरुआत अपनी कैसी करनी चाहिए और किस प्रकार से हमको यहाँ पर अब अपना एफर्ट पुटअप करना चाहिए। और नए बच्चे तो खासकर देखें, जो पुराने बच्चे जो सफल नहीं हो पा रहे वो भी इसको वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। पहला मेरा जो टॉपिक है यहाँ पर वो जो पेपर 1 है, ठीक, इस पेपर 1 में भी हमको यहाँ मालूम है सातों पेपर डिस्कस होगा, ध्यान रखना है। तो पेपर 1 के जो पहले पार्ट की हम बात करेंगे, इसमें हमको 3 चीजें मिलती हैं। पहला हमको मिलता है हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा जिसमें हमको मिलेगा 100 अंक। दूसरा हमको मिलता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा, इसमें मिलेगा 50 अंक। और तीसरा मिलता है हमको इंग्लिश, अंग्रेजी। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, इनमें भी 50 अंक है। इसमें मिस्टेक क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इंग्लिश को पूरा इग्नोर करते चले जाते हैं। ठीक है ना, हमको इंग्लिश इग्नोर नहीं करना है, हमको इंग्लिश को डे 1 से अब से, है ना, मतलब आप ये मान के चलो कि ये स्कोरिंग है, पूरा पेपर क्या है, स्कोरिंग है। तो हिंदी भाषा के लिए आप 100 क्वेश्चन जब मालूम है 100 अंक है, 100 अंक है, 100 अंक में कहीं ना कहीं कुछ पर्यायवाची आते हैं, समानार्थी आते हैं। ठीक है, पर्यायवाची है, समानार्थी है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, संधि समास, ठीक है, संधि समास, पत्र लेखन, ये सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैंने हिंदी के लिए आपको जो किताबें पढ़नी है वो मैं आपको डिस्कस अभी कर देता हूँ, कौन सी बुक पढ़नी है। देखो, सबका अपना अपना एक गुड बुक्स होता है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक लोकल ऑथर की बुक पढ़नी है हिंदी के लिए, है ना। या फिर पहले अपन देखते हैं प्रायोरिटी किसको देनी, प्रायोरिटी आपको हिंदी को ज्यादा देनी, प्रायोरिटी, ठीक है। मैंने इसको ज्यादा महत्व देना है आपको पेपर 1 में हिंदी को, क्योंकि ये स्कोरिंग है बहुत ज्यादा। और 10th की बुक आप उठा करके या फिर दीपक प्रकाशन की बुक उठा करके, है ना, 10th की बुक या फिर दीपक प्रकाशन, जो भी आपने ग्रामर की बुक पढ़ी हुई 10th लेवल तक की, उस 10th लेवल तक की ग्रामर के लिए टेंस वाइज नरेशन वगैरह सिलेबस डिस्कशन, क्या सिलेबस आप निकालिए, प्रिंट आउट करिए सीजीपीएससी की वेबसाइट से, और उस सिलेबस को लेकर के आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है, सिलेबस को अंडर मार्क करते हुए। तो जो प्रीपोजिशन वगैरह है, जो टेंस वगैरह है, जो वॉइस वगैरह है, जो नरेशन वगैरह है, ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव वगैरह है इसमें, है ना। तो जो इसमें इस बुक को पढ़ेंगे 10th की बुक या फिर 10th लेवल की ग्रामर की बुक को और दीपक प्रकाशन की बुक को पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश का जो सेक्शन है ये 50 में से, है ना, अगर आप 20 मार्क्स पे लेके आते हैं, 20 से 25 मार्क्स जाते हैं, दैट इज अ गुड मार्क्स, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के इतने नंबर नहीं आते। तो इसलिए कह रहा हूँ इस नंबर को लाने के लिए आपको अभी से इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, किसको, इंग्लिश को, इस तरीके से। छत्तीसगढ़ के लिए भी आपको विनय कुमार पाठक मिलता है, ठीक, उसकी बुक ज्यादा फेमस है, तो इसको बुक को पढ़ना है। दूसरा जो है हिंदी भाषा के लिए जो बुक किताबें हैं, एक हरदेव बाहरी, एक ये बुक है, ठीक है ना, और दूसरा हमको पढ़ना है एक तो विनय कुमार पाठक। इन दोनों को ही मिला के आप पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का 100 प्रश्न जो 100 अंक का है वो पूरा का पूरा क्या होगा, कवर हो जाएगा। हरदेव बाहरी का, दूसरा केस है विनय कुमार पाठक का। और देखो, लोकल ऑथर में नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि हो सकता है आप किसी भी लोकल ऑथर को पढ़ते होंगे, जैसे आपके पढ़ने और पढ़ाने की जो ट्यूनिंग हो जाती है, इसलिए लोकल ऑथर बुक आप अपने हिसाब से चूज करिए। बाकी जो किताबें हैं जिसको आपको बता रहा हूं मैं, उनको आपको लेना ही है, उसके साथ साथ आपको लोकल ऑथर की बुक को लेके चलना है। तो स्कोर करना है भाई, क्योंकि हिंदी बहुत वास्ट है, हिंदी बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है, इसलिए आपको इनको लोकल ऑथर की जो बुक है हरदेव बाहरी है और दूसरा विनय कुमार पाठक है, इसको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ी भाषा में आपको ये डेली डोज पर है ना, ये विषय आपको डेली डोज पढ़ने हैं। विनय कुमार पाठक की बुक पढ़नी है
टेंथ के लेवल की ग्रामर की बुक और दीपक प्रकाशन बुक पढ़नी है, किसके लिए? अंग्रेजी के लिए। क्योंकि ये जो विषय है ये पूरी तरीके से क्या स्कोरिंग है, मतलब आप मान लो कि सबसे ज्यादा अगर किसी में हमको स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर इसका देखो भयंकर जाता है, कितना? 160, 70, 165 तक जाता है। आप अभी से गांठ बांध दीजिए कि आपको इतने नंबर की तैयारी करनी है। अब बोलोगे सर इतना स्कोर करने से पॉसिबल है क्या सिलेक्शन? मैं कह दे रहा हूं अगर इतना आप स्कोर कर दिया डेफिनेटली विल सेलेक्टेड, आप सिलेक्ट हो जाओगे, सेकंड क्लास ऑफिसर भी बन जाएंगे आप कहीं ना कहीं, ये आप बता दे रहा हूं पहले ही। बट आपको हिंदी उसके लिए पढ़ना जरूरी है, अंग्रेजी को पढ़ना जरूरी है, छत्तीसगढ़ी भाषा को विनय कुमार पाठक से पढ़ना जरूरी है। मैं 3 नाम लिए हिंदी के लिए, लोकल ऑथर हरदेव बहारी और तीसरा विनय कुमार पाठक। ठीक है, आज से पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर पढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अब वेट नहीं करना है रिजल्ट का, पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो है, इस पेपर 1 को जब पढ़ते हैं तो भाई बीच में हमको कहीं ना कहीं इसमें आंसर राइटिंग मतलब पत्र लेखन शैली को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में ही आपको ये बन पाएगा। इंग्लिश में अभी थोड़ा सा आप चाहो तो अनसीन पैसेज वगैरह है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टफ रहता है ये क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने वाला जो टेक्निक है। बाकी आप पत्र लेखन शैली को, जो पुराने आरटीआई के पेपर हैं किसी न किसी चैनल में आपको मिल जाएंगे, या फिर जिनके पास भी आरटीआई का पेपर होगा वो आप मेरे को भेजिए, या फिर मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ के इसको अपलोड करूंगा आरटीआई पेपर में। तो उस आरटीआई के पेपर से ही आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर लिखा कैसे जाता है। मॉडल पेपर हमारे पास कहीं ना कहीं ये होता है, तो ये पुराने जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन सिलेक्टेड बच्चों के आरटीआई कॉपी को देखना जरूरी है। उससे ही आपको आइडिया होगा कि पत्र लेखन में कैसा लिखने से कितना नंबर आता है। हमेशा ध्यान रखिए 10 to 30 रैंक है ना, चलो या मान लो 50 रैंक, या फिर आप देख लो किसके लैंग्वेज ज्यादा मार्क्स है उसकी कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, उनकी कॉपी निकालिए और उनकी कॉपी से आप कहीं ना कहीं समझिए। तो ये आपको प्रोसेस करना है। बुक्स मैंने बता दी, पत्र लेखन ट्राई करते रहना है, लिखने की शैली डेवलप करनी है, जैसा बुक में लिखा है उसी पैटर्न में लिखें। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी हमको लगा के चलना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेक्टेड आरटीआई जो बच्चे उनके आरटीआई कॉपीज हैं, पुराने आरटीआई पेपर्स हैं, पत्र लेखन शैली रोज पढ़ना है, बुक्स जो मैंने बताई उसको पढ़ना है। ये चारों चीजें हमको पेपर 1 में करना ही है, तब जाके हमारा पेपर 1 स्कोर हो पाएगा। और आप स्कोर करना है कहां पर? पेपर 1 में ही स्कोर करना है। बाकी पेपर में क्या समस्याएं आती है मैं आपको बता दे रहा हूं अभी से। और देखो लोग ना अच्छे बच्चे यहाँ पे 70-80 नंबर भटक जाते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बोला ना 160 दैट शुड बी द स्टैंड, दैट शुड बी द टारगेट। तब जाके आप गिरोगे कितना? 130-140 में आप गिरोगे। 130-40 नंबर अच्छे हैं, बट टारगेट हमको ऊंचा रखना है ना भाई। मैं 40 नंबर छोड़ दे रहा हूँ, फिर भी 160 के आसपास में कह रहा हूँ, कितना आप हिट करके आइए। दूसरा जो है यहाँ पर हम देखते हैं एसे, और एसे में हमारे पास 2 प्रकार का एसे होता है। निबंध की बात करते हैं जहां पर विचार धारा प्रवाह सबकी बात की जाती है। एक होता है इंटरनेशनल, है ना, और नेशनल। और दूसरा होगा जो हमारा एसे का टॉपिक होता है वो होता है छत्तीसगढ़ बेस्ड। माने छत्तीसगढ़ बेस्ड एसे आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे? सीजी बेस्ड एसे हमको लेकर के चलना है। ठीक है, अब इसमें इंटरनेशनल या सीजी का जो भी आपका इशू है उसको आप कैसे डील करते हो मैं बता रहा हूं आपको। दोनों में है ना, ये 200 नंबर का, इसके पहले मैं बता दूं हिंदी में हमको कहीं ना कहीं 200 अंक मिलेंगे। हर पेपर 200 अंक का होता है। 200 अंक का, यहाँ 100 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर, 200 हो गया। यहां पर देखो ये भी 200 नंबर का होगा। ऐसे भी कितने अंक का है? 200 अंक का है, और 100 अंक हमको यहां पर मिलते हैं, और वैसे ही 100 अंक हमको यहां पर मिलते हैं। और इसमें हमको लिखना पड़ता है 2 ऐसे आउट ऑफ 4, यहां लिखना पड़ता है 2 ऐसे आउट ऑफ 4। मैंने 4 आपको टॉपिक दिए रहेंगे, ठीक है, और 4 में आपको 2 लिखना है कोई सा भी, और यहां भी 4 रहेगा, उसमें भी आपको कोई ना कोई 2 लिखना है आपको। ठीक है, तो फिर ऐसे में 2 ऐसे यहां लिखना है, 2 ऐसे यहां लिखना है, और हर
जो पर एसे है, उस पर एसे का जो वर्ड लिमिट है बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लिखने को मिलता है, 750 शब्द, 750 वर्ड्स। अब समझ जाइए कि अगर मान लो कोई टॉपिक दे दे, जैसे मैं कह दूं अबूझमाड़, आपको इतना लिख के छोड़ दिया, आपको इसमें 750 शब्द लिखने हैं भाई, तो ये ना एक दिन से नहीं होने वाला, इट नीड अ प्रैक्टिस। भाई किसी भी शब्द को इलेबोरेट करना 750 मार्क्स में, ये कैसे हो पाएगा जब तक विचार नहीं आएंगे। विचार प्रवाह, विचारधारा प्रवाह का ही पूरा खेल है इसे। तो हम ये समझते हैं इस विचार प्रवाह में हमको कैसी कैसी चीजें देखनी है। देखो सीजी वाला चलो ठीक है बात करते हैं, पहले तो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए आज से आप कसम खा लो कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ठीक है। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है अपने को, आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल पढ़ोगे, रटना नहीं है, आर्टिकल केवल क्या करना है, रीड करना है। और आर्टिकल रीड करके उनके जो हेडिंग्स है ना, आर्टिकल रीड करके उसकी जो हेडिंग है उस सारे हेडिंग को, है ना, रटना नहीं है, हेडिंग को, हेडिंग ले ध्यान से सुनना है कि कौन से हेडिंग बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मैं टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किन किन टॉपिक्स पे अपने को, अभी नहीं, फिलहाल आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए, हेडिंग्स को देख लीजिए कौन सा रिपीट हो रहा है। मैं कुछ दिन बाद इसके टॉपिक्स भी बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स पे अपने को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। और हो सकता है मैं, और हाँ, और हो सकता है क्या है, मैं आगे चल के ऐसे का फॉर्मेट बताऊंगा, ऐसे लिखते कैसे, ठीक है ना, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और ऐसे किसी को नंबर अच्छा मिलता है, किसी को खराब मिलता है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी कभी 160 नंबर आए ऐसे में तो उसका बार बार 160 नंबर है, हो सकता है उसको अगली बार में 100 नंबर मिल जाए। इसलिए फॉर्मेट तो फॉर्मेट है, चाहे वो टॉपर का हो चाहे वो टॉपर का ना हो। इसलिए मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट को फॉलो करिए, आपका नंबर डेफिनेटली उसमें आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो सिलेक्टेड है तो उनके ही नंबर आएंगे, सिलेक्टेड लोगों के नंबर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको एक फॉर्मेट लेके चलना है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से ही कहीं ना कहीं चीजें होंगी, ठीक है। सिलेक्टेड की कॉपी बिल्कुल देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ सिलेक्टेड की कॉपी देखना जरूरी है, उनके बिना सिलेक्शन तो होगा नहीं आपका, लेकिन उसी मार्क के आधार पे आप अपना फॉर्मेट डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है ना। क्योंकि होता है ना सिलेक्टेड लोग का भी कहीं ना कहीं 2 बार अगर मेंस दे उनका नंबर एक में से अच्छा आ रहा है, एक में कम आ रहा है, ऐसा नहीं होता, कंसिस्टेंटली नंबर अच्छे आते हैं। इसलिए आप एक फॉर्मेट को नहीं, आप फॉर्मेट देखिए, समझिए और अपनी अभिव्यक्ति को उस एसे में रखिए। तो न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल है, एडिटोरियल वाला पेज है, एडिटोरियल संपादकीय वाला पेज है। दैनिक भास्कर देखना, चौथे पांचवें पेज में संपादकीय होता है, ठीक है। कभी कभी उसमें महाकुंभ को लेकर के टिप्पणी की जाती है, कभी कभी उसमें हसदेव अरण्य को लेकर टिप्पणी की जाती है, कभी कभी उसमें अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं उसको लेकर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी पर लेकर, इंडियन पॉलिटिक्स पर लेकर, ये सब चीजें वहां पर लिखी होंगी। वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है और नेशनल करंट के बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। और शब्द सीमा बढ़ा के रखनी, 750 शब्द लिखने हैं, तो ये शब्द लिमिट ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। छत्तीसगढ़ के लिए क्या पढ़े, तो छत्तीसगढ़ के लिए देखो कहीं ना कहीं जो जनसंपर्क विभाग है, उन जनसंपर्क विभाग के जो भी हेडिंग वगैरह है, मतलब उसके अंदर जो 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 इंडेक्स में जो बातें लिखी गई है उनमें से एक आध उठा के आपसे पूछ सकता है ना। जैसे छत्तीसगढ़ हमने बनाया हम ही संवारेंगे वाली थीम को लेकर के जो एक बार क्वेश्चन गया था, जो पिछली गवर्नमेंट थी, तो नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी ये पूछा था। जबकि सही कहीं ना ये 2 बार पूछा था उसी साल में, एक बार इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा था, निबंध में पूछा था, और एक पेपर 7 में शायद पूछा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या करता है कि किसी फ्लैगशिप योजना को ही वो ऐसे में पूछ लेता है, और फ्लैगशिप योजनाओं को ही कहीं ना कहीं जनसंपर्क विभाग में, अब मान लो पूछे कृषक उन्नति योजना, भाई इसके बारे में कैसे लिखना है वो हम बाद में, मैं बता रहा हूँ कि अभी आपको इन जनसंपर्क विभाग के सारे ट्यूटोरियल्स को, सारे के सारे उसके पॉइंट्स को हमको कहीं ना कहीं देखने हैं, ठीक है। ये हुई बात छत्तीसगढ़ जैसे की। तो इंडिया के लिए क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके हेडिंग देखना है, कौन से हेडिंग बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से जैसे अभी देखो खेल का महत्व हमारे वर्ल्ड इंडिया में बढ़ता जा रहा है, ओलंपिक्स हुआ, ओलंपिक्स में हमारी उतनी अच्छी रैंकिंग नहीं आई, उसको लेकर के मान लो क्वेश्चन आ सकता है, ओलंपिक्स सुधार कैसे हो सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ या ओलंपिक्स एक टॉपिक हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के विषयों को लेकर के
है ना, जैसे कि राज्य की औद्योगिक नीति वगैरह जब आप पढ़े हो प्री में, उसी में से कुछ कुछ बातें यहाँ पे ऐड रखनी है। माने फैक्ट आपके प्री के रहेंगे, लेकिन उसका जो ढांचा बनेगा, उसका जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, खाका बनेगा, वो आपको बनाना है। उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं पेपर 3 की ओर। ठीक है, तो भाई देखो पेपर 3 कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज कम्प्लीटली GS1, है ना। तो GS1 है ये, यहाँ GS1 स्टार्ट होता है। ये मैंने क्या बताया यहाँ पर, पेपर 2 बताया आपको। ये पेपर 2 है, ये पेपर 2 है एसे का, सीजी का एसे और इंडिया का एसे और वर्ल्ड का एसे। पेपर 3 में आप देखोगे, पेपर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, GS1 बोलते हैं, है ना। पेपर 3 को अपन क्या बोलते हैं, GS1 बोलते हैं। तो ये GS1 कैसे हमारा गेम चेंजर हो सकता है, GS1 बोले चाहे पेपर 3 बोले। अब देखो इसमें कौन कौन से विषय शामिल रहते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, सिलेबस में क्या क्या लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला रहता है भारत का इतिहास। ठीक, पहला रहेगा भारत का इतिहास। अब आपने प्री में पढ़ा है इसको। दूसरा इसमें रहता है जो सेगमेंट 2 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 की बात है। पार्ट 2 में क्या रहता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, कॉन्स्टी रहता है, लोक प्रशासन रहता है और सीजी का रहता है एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। ठीक है, और पार्ट 3 में रहता है छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री। अब यहां जो बात बताऊंगा उसको समझना। भारत इतिहास में 75 अंक मिलेंगे, सीजी में 75 अंक अलॉट रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे 50 अंक। तो अपन क्या करें भाई, ऑब्वियस बात है, जहां 75 है, यहाँ भी 200 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें 2 अंक भी आएंगे, 4 अंक भी आएंगे, 8 अंक भी आएंगे और इसमें, है ना, पेपर पार्ट 1 में देखो, पार्ट 1 में क्या रहेगा, पार्ट 1 एंड 3 में और पार्ट 2 में। पार्ट 2 मतलब ये, पार्ट 1 और 3 मतलब ये। तो पार्ट 1 और 3 में क्या रहेगा, 2 का रहेगा, 4 का रहेगा, 8 का रहेगा और 15 का रहेगा, 15 का। तो ये ऐसा। और पार्ट 2 में 2 का भी रहेगा, 4 का रहेगा, 8 का रहेगा और 10 का रहेगा, लेकिन 15 का नहीं रहेगा। शब्द सीमा की बात करते हैं, 30 वर्ड्स, 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, ठीक है, 125 शब्द और 175 शब्द। मतलब आप देख लो भाई, किसी भी सेगमेंट में पेपर 1 भारत का इतिहास, है ना, पार्ट 1 पेपर भारत का इतिहास और पार्ट 3 सीजी का इतिहास है। तो इसमें आपको किसी प्रश्न को 175 शब्द लिखने आ रहा है, 125 में नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हो ना पार्ट 1 पार्ट 3 में 10 अंक का या 125 शब्द का कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। पार्ट 2 में केवल पूछा जाएगा 2 नंबर का, 4 नंबर का, 8 नंबर का और 10 नंबर का। पार्ट 2 में पढ़ना ज्यादा है और पार्ट 2 में नंबर कम अलॉटेड है। इसका मतलब ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप देखो सीजी का प्रशासन तो आप कहीं ना कहीं पहले पढ़े हो, राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, पुलिस व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था जो भी यहाँ पर आप पढ़ते हो वो सब चीजें। सीजी की हिस्ट्री आप प्री के कंटेंट ही पढ़े और प्री के कंटेंट पढ़ के उनको लिखने का आदत डालें, है ना, उनका जो राइटिंग हैबिट डालना है। और सीजी का हिस्ट्री भी आपको प्री का कंटेंट ही, और कुछ नया बुक नहीं पढ़ना है, जो आपने प्री में पढ़ा है ना उसी प्री को लेकर के, ठीक है, उसको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे अपन मान लेते हैं छत्रपति शिवाजी और प्रशासन का व्यवस्था क्या था, बेसिकली वही सब पूछता है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, अशोक महान था क्यों, अशोक की धम्म नीति पर चर्चा करी। अब ये कहां से मिलेगा, ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं प्री के फैक्ट को मिलाकर। अब अशोक की धम्म नीति पे चर्चा हम लोग अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते, हम केवल सिलेबस देख रहे हैं कि किन किन विषयों पे ज्यादा फोकस करना है। तो अब ये प्री के फैक्ट को भूलना नहीं है, साथ में उनको, क्योंकि देखो 2-2 नंबर के प्रश्न रहते हैं, 2 नंबर प्रश्न में क्या करोगे, 2 नंबर के प्रश्नों में आपको फैक्ट ही फैक्ट लिखना है, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। 4 नंबर में आपको फैक्ट लिखना है, 8 नंबर और 15 नंबर में कहीं ना कहीं आपको अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिखाना, अपना
वो लेखन शैली दिखाना है। इसको कैसे इंप्रूव करें इस पे हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। अभी मैं केवल सिलेबस को लेकर चल रहा हूँ। किस पे? फिलहाल आप इस पे फोकस करिए, भारत के इतिहास पर, और किस पर? सीजी के इतिहास पर फोकस करें, जो प्रीलिम्स बेस्ड प्लस प्री के फैक्ट बेस्ड प्लस रिटर्न प्रैक्टिस से आएगा कहीं ना कहीं। 2 नंबर के 4 नंबर प्रश्नों को पूरी तरीके से प्रीलिम्स बेस पर लिखना है, और क्वेश्चन में पॉइंट वाइज ही लिखना है, ध्यान रखना है ना। छोटे प्रश्नों को कैसे लिखना है? पॉइंट वाइज। बड़े प्रश्नों को कैसे लिखना है? पॉइंट प्लस पैरा करके, पॉइंट प्लस पैराग्राफ। यही बातें टॉपर आपको बताते हैं। टॉपर भी कहीं टीचर से समझे होंगे, सीखे होंगे। एग्जीक्यूशन उनका रहता है भाई, ऐसा नहीं है, टॉपर्स का अपना एग्जीक्यूशन रहता है। तो आप बिल्कुल पॉइंट्स प्लस पैराग्राफ दोनों को लेके चले। टॉपर्स की अपनी खुद की मेहनत होती है, वो टॉप करता है, बाकी वो खाका लेगा बिल्कुल और अपने हिसाब से सेट करता है। आपको भी टॉपर बनना है तो आपको टॉपर जैसे सोच रखनी पड़ेगी। तो यहां पर वही कह रहा हूं कि इसमें प्रीलिम्स के फैक्ट को रिटर्न फॉरवर्ड करके कहीं ना कहीं उसको पॉइंट वाइज सीखने का आदत डाल दीजिए कि भाई जैसे शिवाजी का स्वराज क्या था, उनका चौथ क्या था, स्वदेश मुखी क्या था, ये सब चीजें यहाँ पर हुई। ठीक है। दूसरा, तो पेपर 2 200 अंक का होता है, इसे GS1 कहते हैं। पेपर 3 कहलाता है, ये सिलेबस में भारत के इतिहास है। पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन है, लोक प्रशासन है, सीजी का एडमिनिस्ट्रेशन है, और पेपर 3 में सीजी का इतिहास है। पेपर 1 पेपर 3 में 2 नंबर के अंक पूछेंगे, 4 अंक के प्रश्न पूछेंगे, 8 अंक के पूछेंगे, और 10 के नहीं केवल 15 के पूछेंगे। पेपर 2 में 10 नंबर का पूछा जाएगा, ना कि 15 नंबर का। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम होना चाहिए। शब्द सीमा 30, 60, 100, 125 और 175। अब के सारे पेपर में आपको यही फॉर्मेट मिलेगा, इसलिए फॉर्मेट यहाँ पर बता दिया हूं मैं। तो अधिकतर सब्जेक्ट प्रीलिम्स के हैं, तो प्री के फैक्ट प्लस उनका राइटिंग प्रैक्टिस, प्री के फैक्ट प्लस राइटिंग। तो बोले सर की राइटिंग प्रैक्टिस किसका करें? तो भैया प्रीवियस ईयर प्रश्न का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उठाइए और लिखना चालू करिए, ठीक है ना। शब्द सीमा में बता दिया हूं, उसके हिसाब से उसको लिखिए, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स के फैक्ट को ही मेंस में बार बार कह रहा हूं कि 2 नंबर और 4 नंबर लिखना है, उसमें कुछ भी अपना थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देना है ना। कुछ पेपर डिस्कशन करेंगे, हम आंसर राइटिंग करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए। अब चलते हैं जीएस नंबर 3, जीएस नंबर 2, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं पेपर 4। पेपर 4 मतलब क्या है यहाँ पर? पेपर 4 मतलब है यहाँ पर विज्ञान। पेपर 4 मतलब क्या है यहाँ पर? विज्ञान, साइंस, ठीक है। और विज्ञान में यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो पार्ट 1 है ना, जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 है, जो पार्ट 3, इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। तो विज्ञान के पार्ट 1 में हमको मिलता है फिजिक्स, प्लस हमको मिलता है यहाँ पर केमिस्ट्री, प्लस हमको मिलता है बायोलॉजी। अब इन तीनों को मिला के हमको मिलता है 75 मार्क्स। वही जो बताया ना कि पेपर 1 पेपर 3 में 75 मिलेंगे। पेपर 3 में क्या मिलता है यहाँ पर? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और प्लस हमको मिलता है पर्यावरण, ठीक है। और पेपर 2 मिलता है अपने को मैथ्स, जो आप पढ़ते हो प्री में, उनका कन्वेंशनल सॉल्यूशन आपसे बनना चाहिए। अब यहां पे लगता है मानक सिस्टम, और साथ में जितने भी गणितज्ञ हैं उन सब के बारे में जीवनी आपको पढ़नी है, ठीक है। अब देखो, तो इसमें कहीं ना कहीं पेपर जो विज्ञान का है, वो विज्ञान के प्रश्न पत्र में आपको क्या बुक पढ़ना है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें विज्ञान की, तो साइंस वाले बुक में आप 10th का बुक रट डालिए, पहली बात तो, ठीक है ना। तो 10th में भी आप लिख लिख के पढ़े भाई, मेंस में बिना लिखे पढ़ने कोई महत्व नहीं है, लिखना एकदम अनिवार्य है। एक लाइन वाली कॉपी ले लीजिए फिलहाल, ठीक है। और लाइन वाली कॉपी कोई सभी, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, कैसा भी हो, लिखना अनिवार्य है। लिखने बिना कुछ होना नहीं है। विज्ञान को लेकर दूसरी थ्योरी जो है 10th की बुक तो पढ़ना ही है। एडिशनल आप जैसे 11th और 12th को लेकर के, है ना, 11th और 12th के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जैसे कि C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये आपको 10th बुक में नहीं मिलेगा। तो क्या अब इसके लिए परेशान हो जाएंगे आप? नहीं यार, देखो आप पहले ना 10th बुक को पढ़ो, ठीक है। एडिशनल आपको 10th की बुक और 11th बुक से क्या मिलेगा? देखो, आप पहले ना क्वेश्चन पेपर को, विज्ञान के जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को देखिए, और देखिए उसमें ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि बार बार ना 10th की बुक से बाहर से आ रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो आउट ऑफ 10th है, तो आउट ऑफ 10th सिलेबस है, वो कहां से मिलेगा? 11th और 12th की बुक से, या फिर गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए,
ठीक है, आपको डेफिनेटली वहां से इसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि विज्ञान की बुक को पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बट विज्ञान की बुक को पढ़ने से आपको बहुत सारा कवरेज जाएगा, लगभग 80%। ठीक है ना, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिर बायोलॉजी का हो। 75 अंक है भाई, कम थोड़ी ना। दूसरा फंडामेंटल थ्योरी ये है कि तो जो प्रश्न बाहर से आ रहे हैं उनको आप प्रश्न को टिक करिए और उनको फाइंड आउट करिए 11th और 12th की बुक में, तब जाके आपका कंप्लीट पेपर 1 कवर होगा। ये ज्यादा फोकस है, ये ज्यादा स्कोरिंग। हाँ, ये ध्यान रखना, पेपर जो 4 है, पेपर 4 विज्ञान का या GS2, ये भी स्कोरिंग रहता है। माने स्कोरिंग है मतलब बहुत स्कोर कर सकते हो। पेपर 1 और पेपर 4 स्कोरिंग रहता है, बाकी और कोई पेपर स्कोरिंग नहीं रहता है। ये हुआ साइंस की बात अपन कर लिया। दूसरा हम लोग देखते हैं मैथ्स के लिए अपन क्या करेंगे। मैथ्स के लिए दो तरीके से आप देखेंगे। पहले सिलेबस रीड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। एक तो जो आप प्री में पढ़ते हो, जो एप्टीट्यूड पढ़ते हो, ठीक है ना, और रीजनिंग जो पढ़ते हो, तो इस एप्टी और रीजनिंग के ही कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बोट ऑन रेस है, SI है, CI है, ठीक है ना, टाइम डिस्टेंस है। ये सब कहीं ना कहीं कहाँ पढ़ते हैं, प्री में पढ़ते हैं। बट इसके अलावा जैसे परिमेय संख्या वगैरह है, ठीक है ना, परिमेय संख्या वगैरह है, ठीक है ना, टैक्स सिस्टम है, ये सब कहीं ना कहीं आपको ये 10th की बुक से मिलता है। ठीक है, 10th सिस्टम 10th की बुक से मिलता है। और 10th की बुक से मिलने वाला जो कंटेंट है, ये आपको एडिशनल पढ़ना है। ये एडिशनल है, किसमें एडिशनल है, मेंस में एडिशनल है। बाकी कवर कहां से होगा, प्री की से। प्री के आपने जो पढ़े हैं उसको आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव वे में, अब जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव वे में आपको कहीं ना कहीं इसके सिलेबस के इस प्री वाले पार्ट को पढ़ना। बट जो एक्स्ट्रा है, परिमेय संख्या है, टैक्सेशन सिस्टम है ना, गणितज्ञों के नाम है, गणितज्ञों के बारे में अपने को जो यहाँ पर थ्योरी मिलती है, वो सब कहीं ना कहीं आपको 10th बुक से मिलेगा, वो एडिशनल है, उसको आपको पढ़ना है। ये मैथ्स का हुआ, 50 अंक का है। अगर आप मैथ्स होल्डर है तो आप मैथ्स होल्डर ध्यान रखें, मैथ्स वाले बच्चों को इसमें 45 नंबर लेकर के आना है। ये इट्स अ चैलेंज फॉर यू। ये 40 नंबर लेकर आइए, 40 नंबर लाएंगे, आपको डेफिनेटली एक स्कोर वेटेज बढ़ता है। मैथ्स के बाद चले आते हैं किसमें, हमको मिलता है यहाँ पर, वो कहलाता है कौन सा, तो वो ये हमको मिलता है मैथ्स वाले बुक को लेकर के किसमें किसमें क्या कहते हैं आपका, हाँ, तीसरा पार्ट मिलता है, वो कहलाता है इन्वायरमेंट प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंट प्लस साइंस एंड क्या रहता है, टेक्नोलॉजी। तो पर्यावरण को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भाई, इन दोनों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस EVS, इसमें ज्यादा इसको पढ़ना है। और इसमें हमको जो सिलेबस है, जैसे कृषि प्रौद्योगिकी को लेकर के, कंप्यूटर को लेकर के, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, उसमें CPU के काम लिखिए, CPU के कंप्यूटर के काम लिखिए, ऐसे सरल क्वेश्चन आता है। उर्वरक के बारे में पूछा जाता है, एक बार पूछा है, उर्वरक है, देन साथ में आपका खाद्य है, हरी खाद क्या होता है, कंपोस्ट खाद क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आते हैं। वो पहले वाला टेक्नोलॉजी था, इसरो बारे में पूछा गया था, इसरो क्या योगदान है। तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, IT, BT एंड CT, है ना। जैसे मान लो कोई करंट में कोई वायरस चर्चा में है कंप्यूटर में, तो वो आपसे पूछा जाएगा। मान लो कोई है ना कोई सुपर कंप्यूटर चर्चा में, वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। बाकी पर्यावरण को आप चार्ट डालो किसी भी, चाहे वो NCERT की बुक से हो, वो भी बहुत अच्छी बात है ना, या फिर जो भी आपको क्लास में नोट्स बनवाया जाता है, वो क्लास नोट्स ही पढ़िए, दैट इज इनफ। या फिर परीक्षा वाणी की जो बुक है ना, उस परीक्षा वाणी की बुक से, इसकी जो बुक है, इस बुक से क्या करेंगे, टर्म्स खोजिए सिलेबस से। टर्म कहां से खोजेंगे, सिलेबस से, और उसको आपको वहां से नोट्स के तौर पे नोट डाउन करना है। बाकी NCERT, क्लास नोट्स और परीक्षा, देन उन सारे के सारे प्रश्न को प्रीवियस ईयर के हिसाब से लिखिए। क्योंकि EVS आप पढ़ते हो प्री में, नो डाउट, लेकिन वो प्री थोड़ा सा कम काम आएगा, मेंस में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा विविधता, गामा विविधता, है ना, अल्फा बीटा गामा, ये सब विविधता आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो। ये मैंने ब्रीफ किया आपको पेपर नंबर 4। अब आते हैं पेपर नंबर 5, वेरी डेंजरस, GS3। ठीक है ना, GS3 एंड पेपर 5। तो पेपर 5 में सिलेबस में क्या क्या है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला पार्ट होता है, वो कहलाता है, जो सेगमेंट 1 है, जो पहला सेगमेंट है, उसमें कहलाता है इकोनॉमिक्स। दूसरा कहलाता है जियोग्राफी। तीसरा कहलाता है वो भी CG जियोग्राफी।
तो सिंपल भाषा में सबसे ज्यादा वेटेज है ना, वही जो अपन देख के आ रहे हैं, ये 75 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का है और ये 75 मार्क्स का है। ठीक है ना, ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये 75 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, ये 75 मार्क्स का है। तो आप ज्यादा मोस्ट वेटेज, तो मोस्ट एफर्ट आपको देना है वो यहां पर देना है। कहां पर देना है आपको? ये सीजी ज्योग्राफी में देना है। ठीक है, ज्योग्राफी में इंडिया वाला, इंडियन ज्योग्राफी में जो आप प्री में पढ़ते हैं उसमें बता दे रहा हूं, प्री के जो भी नोट्स आपके होंगे 50 में से अच्छे नोट्स बनाए होंगे तो 50 में से नहीं में 40 नंबर का जुगाड़ आपको प्री वाले कंटेंट से आएगा। बस उसको आपको पुराने प्रीवियस ईयर पेपर से लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। ठीक है ना, अभी से पढ़ना चालू कर दो, आगे चल के बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है और उसको संभाल नहीं पाते हो। तो लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के। 75 मार्क्स का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्या करना देखो। अब इकोनॉमिक्स में तो मैंने बोला ना, यहाँ प्राथमिकताएं किसको देनी है, प्राथमिकता किसको देनी है पहले यहाँ पर सीजी ज्योग्राफी को, सेकंड नंबर पे किसको देना है इंडियन ज्योग्राफी को, ठीक है, थर्ड नंबर पे किसको देना है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट को देना है भाई। ऐसा नहीं है, सीजी वाला जो भी पतला सा बुक मिलता है सीजी इकोनॉमिक्स के लिए उसको पढ़िए। सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे उसमें मिलेंगे कि राजकोषीय आय क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व आय क्या है, उसमें संस्थागत है ना, छत्तीसगढ़ के जो वित्तीय संस्थान है ना, आरआरबी वगैरह को यहाँ पर वित्तीय संस्थान ये सब पढ़ा जाता है। सिलेबस पढ़िए, सिलेबस को मैं एक बार और क्या करूंगा डील कर दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने केवल पार्ट बताया, इकोनॉमिक्स है, इंडियन ज्योग्राफी है, सी ज्योग्राफी। अब उसके अंदर क्या करेंगे ना, थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बड़ा, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा केवल आपको मैं एक तरह से सिस्टमेटाइज कर दे रहा हूँ कि भैया रेडी रहिए इन सबको पढ़ने के लिए। सिलेबस आप रखिए, सिलेबस आपको रखना जरूरी है। सिलेबस रखे बिना आपको कुछ भी नहीं होना है, बिना सिलेबस कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, है ना। ये आप जो लिखा है ना उसके हिसाब से कोई पतली बुक सीजी इकोनॉमिक्स ले लीजिए, आप उसको रट डालिए अभी से। ठीक है ना, डेटा बेस क्वेश्चन कहां से मिलेगा, इसमें इकोनॉमिक्स में आता है ना डेटा बेस क्वेश्चन, तो डेटा बेस क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक सर्वे के ही डेटा को आपको यहाँ पर लेके चलना है इकोनॉमिक्स को लेकर के। अब इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आरबीआई के कार्य वगैरह है, सिलेबस को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। इसमें थोड़ा ट्रेजेडी होता है, बहुत कम नंबर मिलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो एक काम करेंगे बस सेपरेट इकोनॉमिक्स पर, अभी क्या 1 बाय 1 मैं एक काम करूंगा, सिलेबस भी डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा हर पेपर का। अभी मैं केवल ढांचा बता दे रहा हूं आपको, फिर अपन चलते हैं। ये भी आपका है ना, ये पेपर नंबर 5 है। देन आफ्टर कम टू द पेपर नंबर 6। ठीक है, जीएस नंबर 4, जीएस नंबर 4 और पेपर नंबर क्या है 6 है। अब इसमें भी देखो क्या क्या इसमें शामिल है सिलेबस के तौर पर। आप और सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले हमको मिलता है सिलेबस में क्या मिलेगा। तो सिलेबस में अगर आप हेडिंग करते हैं तो पहला हमको जो सेक्शन हमको मिलता है वो क्या है, देखो इसमें सबसे पहले हमको सेक्शन मिलेगा ये पेपर। तो ये पेपर 6 में आप क्या देखोगे, पेपर 6 में आपको देखना सबसे पहला पार्ट पड़ता है फिलॉसफी। अब ध्यान सुनना भाई, ये आपके लिए सब नया नया रहता है, इसी में आप कहीं ना कहीं थोड़ा डरते होंगे फिलॉसफी को लेकर के। दूसरा है सोशियोलॉजी को लेकर के, ठीक है। और तीसरा हमको इसमें मिलता है, क्या मिलता है, सीजी का आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इसमें 75 मार्क्स पार्ट नंबर 1, ठीक, पार्ट नंबर 2 में 50 मार्क्स और पार्ट नंबर 3 में 75 मार्क्स। तो इसमें हमको क्या प्रायोरिटी देनी भाई, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है? हमको जो प्रायोरिटी लेनी है, ये प्रायोरिटी में सबसे पहला हमको लेना है किसको, जो हमारा सीजी वाला सेगमेंट है, ये पार्ट 3 को पहले लेना है, फिर पार्ट 1 को लेना है एंड पार्ट 2 को लेना है। और देखो पार्ट 1 में 2 प्रकार का है ना, दर्शन शास्त्र 2 प्रकार का है। एक तो भारतीय दर्शन है, मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस, चलो ठीक है काम करते हैं, सिलेबस डिस्कशन अपन करेंगे अभी नहीं, अभी मैं केवल ढांचा लेके चल रहा हूँ, किसमें ज्यादा ध्यान देना है। आप मेरे अगले वीडियो या किसी और सोर्स से जो पढ़ रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो कर जरूर करिएगा अगर आप इसको देख रहे हैं तो। भारतीय दर्शन और दूसरा होता है पाश्चात्य दर्शन, और तीसरा इसी में शामिल है नैतिक शास्त्र। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हैवी सब्जेक्ट है, इसका आपको शुरू से पढ़ना, अभी से पढ़ना, बहुत इसको स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, समझ में बहुत कम आता है।
ठीक है ना। जिनकी टेंडेंसी नहीं है पीएससी मेंस की, वो तो मान लो इसमें फेल हो जाते हैं, बट जो टेंडेंसी करेगा क्रिएट उसी वो वही ये सब दर्शनों को लेकर थोड़ा सा क्या रहेगा, वो समझ पाएगा। ठीक है, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और नैतिक शास्त्र, 3 पार्ट है। तो आपको सरल ये पड़ेगा, इजी पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे आपको इजी ये पड़ेगा, और कुछ सिलेक्टेड जो फिलोसफर है उनकी फिलोसफी हम देखेंगे, कौन सिलेक्टेड फिलोसफर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सोशियोलॉजी 50 मार्क्स का ये पूरा इजी चैप्टर है, आप इसको रगड़ के पढ़िए और ये पढ़ेंगे, और ये दोनों के जो राइटिंग पैटर्न है ना, राइटिंग पैटर्न दोनों का सेम है, किसका, फिलोसफी और सोशियोलॉजी का। ठीक है, इसलिए आप दोनों साथ में पढ़े, कहीं ना कहीं इसको पढ़ते हैं तो आप सोशियोलॉजी की चीजों को लिख पाएंगे, ये इसलिए आप कह रहे हो फिलोसफी पढ़े तो सोशियोलॉजी लिखना चालू हो जाएगा। आपने जो प्री में जो बुक पढ़ा है, जो भी लोकल ऑथर की बुक पढ़ी आपने, ठीक है ना, चाहे वो किसी एकेडमी की बुक हो, चाहे फिर वो नोट्स हो क्लास का, वो पर्याप्त रहता है ना। क्लियर है। इसमें आर्ट एंड कल्चर में वही है, जनजाति के बारे में पूछा जाता है, विवाह के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन पुराने डिस्कस करेंगे, एक काम करते हैं अभी मैं आपको केवल एक ब्रीफ कर देता हूँ। जनजाति पढ़ते हैं हम, उनकी कला संस्कृति पढ़ते हैं, ठीक है, किसी पर्व के बारे में पूछा जाता है, किसी त्योहार के लिए पूछा जाता है, ऐसे करके पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट पूरा का पूरा प्री के फैक्ट से ही पढ़ना है। किसी अकेडमी बुक पढ़िए, पब्लिकेशन पढ़िए या नोट्स पढ़िए बस, ठीक है। प्रायोरिटी मैंने बता दिया, पेपर 3, पेपर 1 और पेपर 2 पहले पढ़ना है, क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है अभी प्री के हिसाब से। तो आप एक काम करें, जो भी प्री के मैंने लास्ट में कुछ बात बताऊंगा उसको आप सुनना ध्यान से। अभी हम लाइन से चलते हैं, ये हमारा प्रायोरिटी पेपर 3, देन पेपर 1, देन पेपर 2, ठीक है ना। ये सब जहां भी पढ़ते हैं आप, जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं, उन सारे संस्थान के नोट्स को पढ़ें, ठीक है, या फिर पब्लिकली जो थोड़े से ज्यादा फेमस नोट्स है ना, नोट्स, क्योंकि बुक तो पढ़ना ही है, एक नोट्स भी देखेंगे कहीं ना कहीं, उसको लेके आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी कुछ बच्चे में इस बुक के बारे में पूछेंगे तो मेरे पास यही जवाब रहेगा कि आप जिस संस्थान से पढ़ते हैं उन सारे संस्थान के बुक्स को, और साथ में जो कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे गाइडेंस लेकर के बुक के बारे में वो अच्छे बता पाएंगे। अब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बायस हो जाएगा कि हाँ सर अपने संस्थान का प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी किसी संस्थान का नाम नहीं ले सकता फिलहाल, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिसको हम ओपनली नहीं कह सकते हैं। और मैं सजेशन कर भी दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको वो बुक पसंद भी ना आए, जैसे कि टीसी लियोंग की बुक है, बहुत ज्यादा टफ रहती है, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र के लिए, समाज शास्त्र के लिए एक सेक्रेट टॉपिक रहता है, क्या नाम उनका, गुप्ता एंड गुप्ता करके बुक आती है, तो ये बुक मैंने पढ़ी है, तो ये बुक आप नहीं पढ़ पाओगे ना, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करें, लोकल ऑथर की बुक पढ़िए जिन्होंने इन किताबों से उठा करके कंटेंट आपको दिया है, इजी पड़ता है कंटेंट, इसलिए मैं आपको इन सारे बुक का नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक। गुप्ता एंड गुप्ता बहुत शानदार बुक है, मैंने खुद सोशियोलॉजी में उस बुक को पढ़ा है और उसके थ्योरी समझे, बहुत शानदार थ्योरी है, ठीक है ना। तो ये इसलिए कह रहा हूँ, इन बुक का आप जो मार्केट में अवेलेबल है, जो सजेस्टिव है, उसको लेके पढ़िए। बाकी क्लास नोट्स पे भरोसा रखिए भाई, क्लास नोट्स पे भरोसा रखना जरूरी है, क्लास नोट्स ही सबको पार कराएगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पेपर, पेपर नंबर जो हमको मिलेगा, पेपर नंबर 7 मोस्ट एंड जीएस नंबर 5। बहुत खतरनाक ये रहता है यार, कहीं ना कहीं इसमें लोगों को सबसे बड़ा समस्या क्या है पता है, नंबर नहीं मिलते हैं। तो देखते हैं पहले सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। तो पहला वाला जो पार्ट हमको मिलता है ना, जो पहला पार्ट मिलेगा, वो पार्ट कौन सा मिलेगा, वो मिलता है जो भी एक्ट वगैरह पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे, योजना पढ़ेंगे, मैं डिस्कस करूंगा, सिलेबस को डिस्कस करूंगा, अंदर सिलेबस के अंदर जाएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, अभी आप इतने भी काम चलाओ। एक्ट पढ़ते हैं हम, योजना पढ़ते हैं, साथ में कहीं ना कहीं क्या पढ़ लेते हैं, जो योजना में देखो सीजी की योजना है, ज्यादा करके आपको पढ़नी है इसमें से। और एक्ट में देखो बहुत कचरा है, एक्ट जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो तो पढ़ना ही है, बट कहीं ना कहीं सिलेबस में वो भी जो लिखा नहीं है वो भी पूछा जाता है। वो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण क्या कहते हैं आपके, जो क्या कहते हैं वो रहता है ना, छत्तीसगढ़ के प्रमुख अधिनियम ऐसा करके लिखा हुआ है, और उसमें सब कुछ पूछता है, चाहे बुराई संहिता को पूछा जाता है, बुराई संहिता, लैंड रेवेन्यू एक्ट वगैरह है ना। तो ये सब पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान ना रख के आप जो सिलेबस में लिखा है, जैसे वो ST SC को लेकर के हो, ठीक है, चाहे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हो, चाहे IT एक्ट को लेकर के हो, ठीक है, चाहे घरेलू हिंसा को लेकर हो, चाहे दहेज प्रताड़ना को लेकर हो, ऐसे बहुत सारे अधिनियम दिए हैं, लगभग 7 से 8 इंडिया वाले, उनको पढ़िए, ठीक है ना।
एक भट्ट सर की वो आती है, शॉर्ट नोट्स आती है, उसको आप यूज कर सकते हैं इफ दैट इज अवेलेबल इन मार्केट और नॉट, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया राइट नाउ। तो अब उसको पढ़िए, उसमें बहुत, क्योंकि वो थोड़ा लॉ के टीचर भी हैं तो लॉ लैंग्वेज में चीजें दी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, इसके लिए आपको बहुत सारे बुक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत ज्यादा हेक्टिक है। योजना आप क्या करें, ओल्ड बुक से पढ़िए, ठीक है, ये हम पार्ट 1 की बात करें ना, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, 3 पार्ट होते हैं, तो इनमें सीजी की योजना भी पुरानी बुक से पढ़िए। पार्ट 2 में क्या पढ़ा जाता है, इसमें आईआर पढ़ा जाता है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आईआर के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसमें खेल कूद, इसमें 50 अंक रहते हैं, और पेपर 3 में हमको मिलता है अंतरराष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान, तो नहीं, अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, और साथ में मानव संसाधन विकास में क्या क्या भूमिका है। तो भैया देखो, ये 75 नंबर का है, फोकट का नंबर है, फोकट का नंबर है, मतलब आप इसमें क्या पढ़ना, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये तो क्वेश्चन इस बार फिक्स है, ये आएगा ही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या रहती है, सभी संस्थान जैसे AICTE है, UGC है, आप सुने होंगे, NAC है, ठीक है, क्या बोलते हैं, NLU है, IIT है, IIM है, ऐसे बहुत सारे संस्थान मिलते हैं किसमें, इस वाले पार्ट में। 75 अंक रहता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही है, इजी भी है। ये देखो 50 जो IR है उसको लेकर के हम कैसे डील करेंगे, देखें। तो जो IR है, IR को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वही जो मैंने बोला, न्यूज कि ट्रंप के बनने के बाद किसका ट्रोमा हो रहा है, ठीक है ना, इसने अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी चलाई, कहीं पर डेमोक्रेटिक क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारे देशों में चल रहा है, जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ, मैं इस पर डिस्कस करूंगा, मैं अच्छे से, IR को वहां से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहाँ कहाँ खत्म हो रहे हैं, भारत के विश्व में क्या स्थिति, भारत में क्या स्थिति है डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, विश्व के रेस्पेक्ट में हमारा क्या स्थिति है, वो सब IR में आता है। संबंध भारत के, जैसे एक संस्थान है ना, सुनते होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीच में जब कोविड था WHO फंक्शन में आया था, बहुत ज्यादा लाइट में आया था, इसमें ट्रेड वाले इशू चलते रहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है, GATT करके, ऐसे बहुत सारे संस्थान आपको मैं डील करके बताता हूँ अगले वीडियोस में, क्या क्या संस्थान, उनका काम क्या होता है ना, फिर मैं इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पेपर का बनाऊंगा। तो IR में करना, खेलकूद में क्या होता है, ओलंपिक्स वगैरह हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, CWG हो गया, ओलंपिक्स है, वो भी समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, छत्तीसगढ़ ओलंपिक ना पूछ ले आपसे, नहीं बिल्कुल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है ना। फिर साथ में एशियन गेम्स वगैरह है, क्वाड समूह क्या होता है, इसमें आता है क्वाड, QUAD आप पढ़े हैं। मैं जो कह रहा हूं कि वो सार्क वगैरह है, एशियान वगैरह है, आशियान है, सार्क है, तो ये कहीं ना कहीं संस्थान आपको सुना नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, सिलेबस में लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, बाकी मैं अगला थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा इस पर, ठीक है। तो ये हुई बात। एक काम जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या, देखो आपको बनाना है सिनॉप्सिस, क्या बनाना है, सिनॉप्सिस, ठीक है। अब सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स, ये पहला काम, कि 4 पेज की चीज को हाफ पेज में कन्वर्ट करने का टैलेंट ही कहलाता है, क्या कहलाता है, सिनॉप्सिस। तो हाफ पेज कैसे कन्वर्ट करना, ये नहीं कि छोटा छोटा लिख दिए, मैं कह रहा हूं उनके कीवर्ड्स को ऐसा लिखना है कि कल को कीवर्ड्स को मैं पढ़ूं तो मुझे सारी चीज क्या हो उसमें याद आ जाए, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर से देखना है, RTI कॉपी देखनी है, और जो मैंने बताया, योर मेंटर ने जो भी आपको गाइड किया, और भी मेंटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अब आपको सपोर्ट करने के लिए सामने आ रहे हैं, ठीक है ना, जो सिलेक्टेड लोग हैं वो भी, और कुछ टीचर्स भी, मैं दोनों डायरेक्शन में आपको कहीं ना कहीं गाइड करना चाह रहा हूँ। एज अ टीचर भी आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, एज वेल आई हैव ऑलरेडी एस्पिरेंट बिफोर सम ईयर, तो मैं दोनों फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं डील करता हूँ, दैट इज एडवांटेज ऑफ माय सेशन एंड हेल्थ एडवांटेज, ठीक। तो ये कुछ चीजें, सिनॉप्सिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, RTI कॉपी, देन मेंटर की बातों को ध्यान सुनना, और टीचर एस्पिरेंट भूमिका में मेरी बातों को ध्यान सुनते रहिए।
इस प्रकार से हमारा सेशन खत्म होता है। मैं अगले सेशन में क्या करूंगा कि कुछ चीजों को टॉपिक वाइज पेपर वन में क्या क्या पढ़ना है या किन किन उनको भी मैं क्या करूंगा, सिलेबस उठा के मैं क्या करूंगा, उनको थोड़ा डिस्कस करूंगा, तो आपको हो सकता है समझ में आए किन में ज्यादा फोकस करना है, पद लेखन में करना है, समानार्थी कैसे पढ़ना है, ठीक है, अनेक शब्दों में एक शब्द कैसे पढ़ना है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें अपन यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो ऑल द बेस्ट एंड ध्यान रखें, कहीं ना कहीं कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब स्टार्ट करिए यहाँ से पढ़ना, लेट नहीं करना है, ठीक। आप राइटिंग प्रैक्टिस पे, राइटिंग स्किल दो अलग चीज होती है, राइटिंग प्रैक्टिस अलग चीज है, राइटिंग स्किल अलग चीज है। अब प्रैक्टिस का हमारे सीजीपीएससी में ज्यादा योगदान है, ठीक है, सीजीपीएससी में प्रैक्टिस ज्यादा यूज करते हैं, स्किल का कुछ खास रोल नहीं है। आप प्रैक्टिस पे फोकस करें, सिंपल लिखिए, पॉइंट पे लिखने की कोशिश करिए, पैरा में मत लिखिए ज्यादा चीजों को, पैरा मतलब आप बहुत ज्यादा पजल्ड कर देते हैं, इसलिए आप पॉइंट लिखिए, पॉइंट पॉइंट वाइज लिखिए और प्रैक्टिस करें, ज्यादा स्किल पर हमको फोकस नहीं करना है, ठीक है। चलिए, हम मिलते हैं अगले सेशन में। मैं हर पेपर का एक इंडिविजुअल टॉपिक, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है, हर टॉपिक का, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये केवल ढांचे के लिए है, इसको पढ़िएगा तो स्पीड में करिए, 1.25 में स्पीड बढ़ा कर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।